लोगों को क्या लगता है ना, साइकेट्री का मतलब पागलों के डॉक्टर, इसके अलावा उन्हें और कोई जानकारी नहीं है। रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैन इंडिया जो है एक सर्वे किया कि करीब 70 से 90% ऐसे पेशेंट कभी भी साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट लेने आते ही नहीं। ओके, वो टीवी में देख रहे हैं, मूवी में, सीरियल्स में देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं स्मोक करते हुए, ठीक है, बड़ा कूल लग रहा है, हमारा शरीर गला जा रहा है, हमारी हड्डियाँ गली जा रही हैं, लेकिन सोच सोच के आगे चल के उनको बेसिकली डिप्रेशन और साथ भी जो है डेवलप हो जाता है। जो है इस तरह की बीमारी है, किसी से क्या बोले खराब लगेगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लेकिन वंस इन अ वाइल अगर हो रहा है, अब भाई अगर आपको डेली नाइट फॉल हो रहा है तो डेफिनेटली ये नॉर्मल नहीं है। सबसे मेजर कॉमन प्रॉब्लम। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉ मीडिया के इस नए पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मानसिक रोग विशेषज्ञ अपूर्वा उपाध्याय जी हाँ, जिनके साथ आज हम बैठेंगे और बात करेंगे समाज में बढ़ते हुए मानसिक रोगों पे और उनके उपायों और उनके निवारणों पे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। तो डॉक्टर अपूर्वा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में। थैंक यू। ये तो पहला पॉडकास्ट है हमारा साइकेट्री पे। हमारे दर्शक बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं बात करने के लिए इस विषय पे, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, अपना कुछ एक्सपीरियंस, कैसे आपने ब्रांच ऑफ साइंस को अपनाया और इसके बारे में जाना और कैसे परस्यू किया अपना करियर इस फील्ड में। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने अपना मास्टर्स, जिसको हम लोग बेसिकली एमडी कहते हैं, ठीक है जी, तो वो मैंने अपना साइकेट्री में किया। साइकेट्री को हम लोग मानसिक रोग विभाग भी कहते हैं। बेसिकली होता ये है कि जो हम लोगों का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसको हम लोग एमबीबीएस कहते हैं, एमबीबीएस लेवल पे जनरली हम लोगों को साइकेट्री के बारे में, मानसिक बीमारियों के बारे में बहुत जानकारी होती है। हार्डली एक आध महीने की पोस्टिंग होती है और इंटर्नशिप जो हम लोगों की 1 साल की होती है, उसमें भी एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होता है मानसिक बीमारियों को लेकर के। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, बहुत कम जानकारी थी मुझे मानसिक रोगों के बारे में। हालांकि इंटरेस्टिंग बहुत लगता था सुन के कि अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या, है ना। और तुलना करके अगर देखी जाए मानसिक बीमारियों को, अगर शारीरिक बीमारी से तुलना की जाए, तो शारीरिक बीमारियों में ज़्यादातर चीज़ें एपरेंट होती हैं, सामने दिखती हैं कि भाई किसी को डायबिटीज़ है, आपने ब्लड चेक किया और शुगर आपको दिख गया कि भाई 400 है, 300 है, एबनॉर्मल रेंज में है। बीपी चेक कर लिया, पता चल गया कि बीपी बढ़ा हुआ है। या और विभिन्न तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं जिसको करके आप जानकारी कर सकते हैं कि मरीज को क्या बीमारी है। बट साइकेट्री या मानसिक रोगों के बारे में जब बात आती है, ज़्यादातर यहाँ पे बातचीत के माध्यम से ही बीमारियों के बारे में जानकारी होती है। बहुत ही लिमिटेड टेस्ट होते हैं जिन्हें कराने की आवश्यकता होती है मरीजों को। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है, मुझे भी बहुत चैलेंजिंग लगता था। फॉर्चुनेटली एमडी का एग्ज़ाम दिया और मेरी रैंक ऐसी रही कि मुझे जो है साइकेट्री मिला और साइकेट्री वाज वन ऑफ माय चॉइस। मतलब मेरी इच्छा थी कि अगर मुझे साइकेट्री मिलेगा तो मैं साइकेट्री करूंगा। ये आप जब परस्यू करने जा रहे थे इस फील्ड को, इस सब्जेक्ट को, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल नया था उस वक्त। नहीं, ऐसा नहीं। साइकेट्री बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है। ओके। जब से मुझे लगता है कि मेडिकल फील्ड का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तब से साइकेट्री है। ठीक है, मतलब शायद उससे भी बहुत पहले, जब जिस समय मॉडर्न मेडिसिन का नाम भी नहीं था ना, उस समय भी इसे हम लोग जानते थे। उस जमाने में इसे भूत विद्या कहते थे, क्योंकि जानकारी नहीं थी। ओके। ज़्यादातर मानसिक बीमारियों के बारे में लोग ऐसे ही कहते थे कि भूत प्रेत से होने वाली बीमारियां हैं, ये पिछले कर्मों का नतीजा है या इस तरह से। तो उस जमाने में बेसिकली ऐसा ओल्ड टेक्स्ट में, एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसे भूत विद्या कहते थे। ओके। और मॉडर्न मेडिसिन में इसे हम लोग जो है मानसिक रोग विभाग या साइकेट्री के नाम से जानते हैं। ओके। तो बेसिकली एमडी के दौरान ही मुझे भी जनरली नॉलेज हुई कि क्या डिफरेंट मेंटल इलनेसेस होती हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं, है ना, और कितनी कॉमन है ये। एक्चुअली दे आर वेरी कॉमन, जो हम लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ जी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा एमडी में, और मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ गॉड के लिए कि उन्होंने मुझे ये फील्ड दी और ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। तो आखिरकार साइकेट्री है क्या? मतलब एक जनरल सा क्वेश्चन आता है कि आदमी साइकेट्री के पास जाता है तो किस लिए जाता है? आखिर व्हाट इज साइकेट्री? ठीक है, साइकेट्री बेसिकली जितने भी मेंटल इलनेसेस हैं, ठीक है, कुछ एक दो चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा, क्योंकि मेंटल इलनेसेस में ये भी इंक्लूडेड होती हैं, आप सरप्राइज फील करेंगे। ओके।
तो जितनी भी मेंटल इलनेसेस आती हैं, लगभग सारी मेंटल इलनेसेस साइकेट्री में कवर होती हैं, या साइकेट्री या मेंटल इलनेस एक ही चीज़ है बेसिकली। मेंटल इलनेसेस बच्चों में भी होती हैं, एल्डरली एज ग्रुप में भी होती हैं, न सिर्फ एडल्ट्स में, एडोलेसेंट्स में, बल्कि बच्चों में भी, छोटे से छोटे बच्चों में भी होती हैं, ठीक है, और एल्डरली एज ग्रुप में भी होती हैं। दूसरा, बहुत सारे अदर डिसऑर्डर्स हैं, जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हुए, सब्सटेंस यूज ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का नशा, वो भी एक तरह का मानसिक रोग है। ज़्यादातर हम लोग इसे सोचते हैं ना, आदत लग गई है, बुरी हैबिट है, ये सब बीमारी थोड़ा ना, जब आप कहेंगे तब छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, अक्सर प्रयास करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये आदत नहीं है, बेसिकली ये एक तरह का नशा, एक तरह की जो है मानसिक बीमारी है, जिसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तभी आप इससे बाहर निकल सकते हैं। उसी तरह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ एक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स साइकेट्री के बाहर भी होते हैं, बट ज़्यादातर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो साइकेट्री के ही अंदर आते हैं, ठीक है। बच्चों में होने वाले बहुत सारे रोग हैं, जैसे ऑटिज्म है, ADHD है, ये सब भी साइकेट्री के अंदर आते हैं। और कॉमन जो मेंटल इलनेसेस हैं, जिसे हम जानते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD, साइकोसिस, जिसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं, ये सब भी मानसिक रोग हैं। मतलब बहुत ही बड़ी ब्रांच ऑफ साइंस है ये, बिल्कुल, काफी सारे इलनेसेस और मेंटल प्रॉब्लम्स इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। लोगों को क्या लगता है ना, साइकेट्री का मतलब पागलों के डॉक्टर, या सिर्फ एक पागलों वाला रोग। एग्जैक्टली, इसके अलावा उन्हें और कोई जानकारी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही कॉमन समाज में भ्रांतियां ऐसे फैली हुई हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं। बिल्कुल, मिथ्स एंड हाँ डाउट्स जो हैं कि मैं, जैसे लोग आजकल मैंने देखा है कि अवॉइड करते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं और जाने में डरते हैं कि अगर मैं उनसे दिखाऊंगा, उनके पास जाऊंगा तो लोग कहेंगे यार ये तो पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है। दिस इज स्टिग्मा, यस, लेबल कर दिया गया है कि हाँ अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गए किसी भी हेल्प के लिए, तो आपको लेबल कर दिया गया कि आपको जो है मानसिक बीमारी है, हाँ जी, है ना। तो और जबकि या आप पागल हैं, हाँ जी, और जबकि ऑन द ऑपोजिट साइड यूनाइटेड स्टेट्स में मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ही खुल के मतलब लोग अप्रोच करते हैं, जैसे कि वहाँ पे कई एडवाइजर्स होते हैं जो लाइफ पे आपको एडवाइसेस देते हैं, लोग खुल के अप्रोच करते हैं। बट इंडिया में, हमारे अपने देश में थोड़ा सा जागरूकता कम है उसको लेके। दो इश्यूज हैं, और ऐसा नहीं है कि ये इशू सिर्फ इंडिया में है, अक्रॉस द वर्ल्ड है, ठीक है। हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, स्टिग्मा भी ज़्यादा है और कंफ्यूजन्स भी ज़्यादा हैं इन बीमारियों को लेकर के। बाहर भी हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं है, ठीक है। तो जो इश्यूज हैं वो ये हैं, पहला है कि बहुत सारे ऐसे मिथ्स फैला दिए गए हैं साइकेट्री को लेकर के, या साइकेट्रिक इलनेसेस को लेकर के, जैसे कि किसी को कोई मानसिक बीमारी है तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, है ना, कि इसको मानसिक बीमारी है। लोग इस बात से डरते हैं कि अगर किसी को भी हम बताएंगे तो सामने वाला हंसेगा मुझ पे, मेरा मजाक उड़ाएगा, डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। मिथ्स ये है कि आपके साथ पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म होंगे जिस वजह से ऐसा हो रहा है ना, या मानसिक बीमारी उन्हीं को होती है जिनमें बहुत स्ट्रेस हो, बहुत टेंशन हो, जबकि एक्चुअली में स्ट्रेस का लेना देना है मानसिक बीमारियों से, लेकिन बिल्कुल ऐसा 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है। स्ट्रेस हो गया तो आपको मानसिक बीमारी होगी ही होगी। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ओके, जो सब मिला के ये डिसाइड करते हैं कि किसी को कौन सी इलनेस होगी, चाहे वो साइकेट्रिक इलनेस हो या कोई और मेडिकल इलनेस हो, ओके, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि मानसिक बीमारी का मतलब पागलपन। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया, मानसिक बीमारी में बहुत सारी बीमारी होती हैं, घबराहट होना, नींद ना आना, नशा, है ना, OCD, एंजाइटी, बहुत सारी बीमारियां हैं। पागलपन उनमें से एक बीमारी है। हालांकि पागलपन हमें ये शब्द यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी किसी भी बुक में मेंशन नहीं है। उसको हम लोग साइकोसिस कहते हैं, जिसको आमतौर पे लोगों ने लेबल कर दिया है ना, स्टिग्मा बना दिया है इन बीमारियों को। और कुछ और कन्फ्यूजन्स है, जैसे कि लोगों के दिमाग में है कि मानसिक बीमारी अगर किसी को है, अगर आप एक बार दवा शुरू करेंगे तो ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, या इन दवाओं की आदत लग जाती है, या इन दवाओं से तमाम तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर चीज़ें ये जो हैं ये गलत हैं, और ये बेसिकली हमें रोकती हैं। वो केवल एक्सक्यूजेस हैं, या लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि इन्हीं कारणों से बेसिकली हम सफ़र करते रहते हैं और जो है ट्रीटमेंट सीख नहीं करते हैं। मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डेटा बताऊँगा 2 सेकंड में, कि एक अभी रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैन इंडिया जो है एक सर्वे किया। ओके, उस सर्वे में ये देखा गया है कि मोटा 70 to 90% ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेसेस, इंक्लूडिंग कॉमन मेंटल इलनेसेस,
है ना, एडिक्शन और मेजर मेंटल इलनेसेस जिसमें साइकोसिस और अदर बीमारियां आती हैं, ये पेशेंट करीब 70 से 90% ऐसे पेशेंट कभी भी साइकाइट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट लेने आते ही नहीं हैं। ओके, ठीक है, तो 70 से 90% तक लोग इन मानसिक बीमारियों का ट्रीटमेंट लेने नहीं आते हैं, जिनका कारण क्या है, जो मैंने आपसे बताया, कि स्टिग्मा और मिथ्स, ठीक है, या जानकारी का अभाव, कि भाई ये बीमारी है, इस बीमारी का क्या नाम है और हमें किससे मिलना चाहिए, किससे मिलना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की। जैसे आपने कहा कि कई लोग तो इसलिए नहीं आते हैं बिकॉज मेंटल स्टिग्मास हैं, आपने बताया ये सब मिथ्स वगैरह। कई लोग तो इसलिए भी अप्रोच नहीं कर पा रहे डॉक्टर्स को बिकॉज वो लोग जानते नहीं है कि उनको पर्टिकुलरली अप्रोच किसको करना है। जैसे कि किसी को सेक्सुअल बीमारी है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सोचता है कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ या मैं सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाऊँ। कई लोग जो मानसिक बीमारियों से ग्रस्त है वो सोचते हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ या फिजियोलॉजिस्ट के पास जाऊँ और या साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ। तो इन सब चीज़ों में बहुत मैंने देखा कंफ्यूजन होती है लोगों को। और कई कभी ऐसा भी होता है कि लोग गलत ट्रीटमेंट लेते हैं और ट्रीटमेंट 1 साल 2 साल चलता है, फिर वो और परेशान हो जाते हैं, तो वो किसी और डॉक्टर को भी नहीं अप्रोच करना चाहते। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बेसिकली मेंटल इलनेसेस का मतलब होता है ऐसी कोई भी बीमारी जो हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में चेंज करे, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरह का ऐसा कोई लक्षण है जिसमें आपको लग रहा है कि आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, लो फील कर रहे हैं, एजिटेटेड फील कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, अकेलापन रहता है, मन उदास रहता है, काम जो भी कर रहे हैं आप डे टू डे लाइफ के उसमें मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन की कमी है, मेमोरी में इम्पेयरमेंट आ रहा है, ठीक है, स्लीप में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स के बारे में सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ये नशा संबंधी बीमारियाँ हैं, है ना, बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको है तो आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। स्पेशली अगर मैं, जैसे आपने चूँकि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का नाम लिया, तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में ज़्यादातर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ठीक है, वो साइकियाट्रिक ओरिजिन के होते हैं, ओके, ठीक है, और जिसका जानकारी का अभाव है और लोग परेशान होते हैं। पहली बात तो किसी से सलाह करने में उन्हें शर्म आती है कि जो है इस तरह की बीमारी है, हम किसी से क्या बोले, खराब लगेगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि ये भी आपके शरीर का अंग है, जैसे आपके हाथ, पैर, आँख, नाक, कान हैं, जितने ज़रूरी वो हैं उतना ही ज़रूरी वो भी हैं, और उससे भी रिलेटेड बीमारी को लेकर के आपको मन में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। लोगों से डिस्कस करिए और सही सलाह लेने के लिए अपने अच्छे जो मानसिक रोग विशेषज्ञ आपके पास हों अपने शहर में, उनसे मिलना चाहिए, ठीक है। कुछ एक बीमारियां होती हैं जिन पे शायद हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे, तो हम डिटेल में बताएंगे कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए किसी अन्य विभाग के डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होती है। तो हमारे प्यारे दर्शकों, अगर इस प्रकार की आपकी कोई भी आपको मेंटल इलनेस है या प्रॉब्लम है जिससे आप ग्रस्त हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़, डे टू डे लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, तो डॉक्टर पूर्वा जी के हिसाब से आपको एक साइकियाट्रिस्ट को बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए और जल्द से जल्द आप अपना इलाज कराइए और दिखवाइए। हो सकता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम में, और हो सकता है आपको अपनी समस्याओं में इससे समाधान मिले। ये डॉक्टर साहब, जनरली आपके पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो युवा वर्ग के आते हैं या मध्य वर्ग के आते हैं? देखिए, ऐसा है कि साइकियाट्री में शुरुआत में भी बताया, ये अक्रॉस द एज इलनेसेस होती हैं। ओके, ठीक है, मैं ब्रीफली आपको बता भी देता हूँ कि कौन कौन से एज ग्रुप में क्या क्या इलनेसेस होती हैं। ओके, क्योंकि आपने बताया कि जैसे कि बच्चे भी आपके पास आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स की अगर बात की जाए तो प्रीडोमिनेंटली एक इलनेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ADHD, ओके, अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें बच्चे को किसी चीज़ पे अटेंशन फोकस करने में प्रॉब्लम हो, प्लस ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्टिव यानी फिजिकल एक्टिविटी उसकी बढ़ी हुई रहती है, बहुत जल्दी जल्दी चलना, कभी 1 सेकंड भी किसी चीज़ पे फोकस ना कर पाना, ठीक है। अगर वो गेम भी खेल रहा है तो गेम के रूल्स को सही से फॉलो नहीं कर पाएगा, अपने टर्न का वेट नहीं कर पाएगा, अगर स्कूल जाता है तो अक्सर अपनी चीज़ें स्कूल में खो देगा, है ना, अक्सर माँ बाप की ये कंप्लेन होगी। जब उस ऐसी सिचुएशन में जिसमें उसको अपनी सीट पे बैठे रहने की ज़रूरत है, स्कूल में वो पता लगा क्लास में अचानक से खड़ा हो जाएगा, जैसे माइंड ब्लैंक रहता है बच्चों का। नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं बता रहा हूँ ADHD में बेसिकली हाइपर एक्टिविटी और अटेंशन की प्रॉब्लम होगी, फोकस करने में प्रॉब्लम। दूसरी बीमारी होती है बच्चों की जिसको ऑटिज्म बोलते हैं या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि बच्चा शुरुआत के साल 2 साल 1.5 साल बिल्कुल नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा था उसका, अच्छे से बढ़ रहा था
और अचानक से जो चीज़ें उसने गेन की थी, जो 2-4 शब्द वो बोलने लगा था, है ना, जो चीज़ें उसने सीख ली थी, आई कांटेक्ट बना रहा था, वो चीज़ें अचानक से जाने लगी। अब बच्चा मेरा आई कांटेक्ट नहीं बनाता है, अपनी दुनिया में खोया रहता है, इंटरेक्ट कम करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी इशारे से बात आपको करने की कोशिश करेगा, शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, जबकि वो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे सिम्टम है ऑटिज्म के। फिर इसके अलावा जो एक और डिसऑर्डर है जिसको हम लर्निंग डिसेबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, आमतौर पर एडोलेसेंट चाइल्डहुड से एडोलेसेंट एज ग्रुप में के बच्चे ज़्यादातर आते हैं, जिनमें क्या है कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, या राइटिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, इस तरह के डिसऑर्डर्स को हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। फिर एक इलनेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, ODD, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। इसमें बच्चे के कंडक्ट में प्रॉब्लम आएगी। अक्सर ऐसे बच्चों में पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे कि सर पिछले 6 महीने से, साल भर से हमारा बच्चा बहुत इरिटेबल हो गया है, छोटी छोटी चीज़ पे बहुत गुस्सा करता है, पलट के जवाब देने लगा है, बहस कर लेता है, स्कूल में टीचर से बहस हो जाती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर। हाँ, बच्चों में आपस में एग्रेशन हो जा रहा है ना, लड़ाई झगड़े कर ले रहा है, तो इसको बेसिकली अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर बोलते हैं। ये भी एक तरह का मानसिक रोग है और पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मतलब वैसे ऑन एन एवरेज लाइफ में कभी कभी एंगर है तो ठीक है, लेकिन अगर रेगुलरली लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है तो ये एक डिसऑर्डर बन सकता है। देखिए, एंगर सिचुएशनल है, ऐसा सिचुएशन है कोई जिसमें आपको एंगर हो गया, उसके बाद आप नॉर्मल हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप नॉर्मल हैं, तो फिर वो बीमारी नहीं है ना? लेकिन अगर एंगर अनप्रोवोक्ड है ज़्यादातर, ठीक है, बिना किसी कारण के आ रहा है, एक्सेसिव है, अनरीजनेबल है, ठीक है, किसी सिचुएशन में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो फिर ये कंसर्निंग है। ओके, तो मैं अभी अपनी बात जो कंटिन्यू कर रहा था बच्चों वाले मेंटल डिसऑर्डर्स, और आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। ये छोटे बच्चों वाला, छोटे बच्चों में होने वाली बीमारी है एक्सेसिव एडिक्शन ऑफ मोबाइल यूज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीन सिमुलेशन। हाँ, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जिसको हम लोग कह सकते हैं, या बेसिकली उसको हम लोग PUT कहते हैं, प्रॉब्लमेटिक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो इंटरनेट यूज हो, चाहे वो बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स खेलना हो, है ना, कुछ हद तक बच्चों में भी गैम्बलिंग। जैसे मैंने देखा है कि छोटे बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली। ये खाना नहीं खाना, और धीरे धीरे होता क्या है, हम लोग को लगता है कि बच्चे शरारती हैं, हाँ, लेकिन ये आगे जाके क्या कुछ प्रॉब्लम क्रॉस कर सकता है। बिल्कुल, अगर छोटे बच्चों में स्क्रीन टाइम यानी 24 घंटे में ओवरऑल स्क्रीन टाइम, चाहे वो मोबाइल हो या टीवी हो, शुड नॉट बी मोर देन 1 आवर। ठीक है, अगर इससे ज्यादा है तो बच्चों को एक इलनेस डेवलप हो जाएगी। एक दिन में 24 आवर्स। ओके, ठीक है, तो अगर ये स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो बच्चों को एक इलनेस डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। ठीक है, मतलब ऑटिज्म जैसे लक्षण बच्चों में आने लगेंगे, आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा, हमेशा मोबाइल में खोया रहेगा। ठीक है, तो मतलब जैसे ही आप उससे मोबाइल लेंगे, जैसे नशे की आदत हो ना, और किसी से नशा छीन लिया जाए तो वो बेचैन हो उठता है, वैसे बच्चा बेचैन हो उठेगा बिल्कुल कि नहीं, तुरंत मुझे मोबाइल दीजिए, तुरंत मुझे टीवी दीजिए। क्योंकि आजकल तो ऐसा समय आ गया, मैं देख रहा हूँ बच्चे फिजिकल रियलिटी से डिटैच होकर वर्चुअल रियलिटी में जा रहे हैं। उनको लगता है कि ये हमारी दुनिया है, बिल्कुल, और ये फिजिकल रियलिटी ये इससे दूर होते जा रहे हैं। और स्पेशली कोविड के बाद से ये सिचुएशन और ज्यादा आ गई है, लोगों के मन में भय हो गया है, डर हो गया है, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। ठीक है, तो बच्चों में ओवरऑल ये ज्यादातर प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और इलनेस है जिसपे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि सब नॉर्मल इंटेलिजेंस, है ना, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पैदाइशी या किसी अन्य कारणों से, जैसे कि मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस होने के कारण से बच्चे का मानसिक विकास रुक गया है या बुद्धि कम हो गई है ना, और या उसके साथ बिहेवियरल प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना, मारना, काटना, पीटना, इस तरह के लक्षण भी आने लगे हैं। तो ये बच्चों में होने वाले मानसिक रोग हैं। एडल्ट्स की बीमारियां ज़्यादातर हम लोग जानते हैं, एंजाइटी, OCD, है ना, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, सिजोफ्रेनिया, है ना, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, नशे वाले डिसऑर्डर्स, और एल्डरली एज ग्रुप के बारे में फिर से मैं थोड़ा सा टाइम लेके बताऊंगा। कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिमेंशिया, जिसको पुराने ज़माने में हम लोग कहते हैं ना सठियाज आना। ठीक है, बेसिकली ये डिमेंशिया होता है, आमतौर पे 50-55 साल की उम्र के बाद से इसके लक्षण आना शुरू होते हैं। और मोस्ट कॉमन लक्षण क्या होगा कि भूल जाते हैं। अक्सर लोग कंप्लेन करेंगे, हमारे घर में बाबूजी हैं, खाना खाते हैं भूल जाते हैं, याद ही नहीं। ओल्ड एज फैक्टर रहता है या कोई किसी प्रकार से एक तरह की बीमारी है। इसमें बेसिकली दिमाग में
ज़रूरत से ज़्यादा सिकुड़ना शुरू हो जाता है दिमाग हमारा। आमतौर पे फिजियोलॉजिकली जैसे जैसे हम ओल्ड एज होते हैं, हम सभी के ब्रेन में एट्रोफी यानी सिकुड़न होती है, लेकिन हाँ नॉर्मल है ये। लेकिन अगर ये श्रिंकेज या एट्रोफी ज़रूरत से ज़्यादा यानी एज जितनी है उससे ज़्यादा अगर एट्रोफी ब्रेन में होने लगे तो ऐसे डिमेंशिया के लक्षण आने हैं, जिसमें भूल जाना, इरिटेबल हो जाना, है ना, कोर्सनिंग ऑफ बिहेवियर यानी जो आपका व्यवहार था वो और ज़्यादा डोमिनेंट यानी बहुत गुस्से, अग्रेसिव, इस तरह के बच्चों जैसा चाइल्डिश बिहेवियर करने लगना, नींद में प्रॉब्लम, इरिटेबल हो जाना, ठीक है, बीच बीच में कंफ्यूजन होने लगना कि मैं कहाँ हूँ, या घर वालों को कुछ समय के लिए ना पहचान पाना, इसको बेसिकली हम लोग क्या ये जो आपने डिमेंशिया प्रॉब्लम बताई, क्या ये ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से बढ़ जाती है? स्मोकिंग के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, बट ड्रिंकिंग वाले पेशेंट्स में डेफिनेटली ये होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोग जिन्हें क्रोनिक हाइपरटेंशन रहा हो उनमें वैस्कुलर टाइप का डिमेंशिया होने की संभावना बढ़ जाती है। बट ज़्यादातर डिमेंशियाज जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, जैसे अल्जाइमर्स डिमेंशिया हुआ या और तरह के डिमेंशियाज हुए, ठीक है। तो ये इनका अल्कोहल या इन चीज़ों से कोई खास लेना देना नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ये मोटे मोटे सब हमको डिसऑर्डर्स बताए आपने इन जनरल, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? आपने बताया कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का लिंकेज रहता है साइकेट्री से, कुछ माइंड से रिलेशन रहता है, कुछ इसके बारे में विस्तार से बताइए ना हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए कुल इन टोटल मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आसान शब्दों में। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, ओके, ब्रॉडली। एक वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जिनको हम लोग ऑर्गेनिक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, दूसरा ऐसे सेक्सुअल डिसऑर्डर जिसको हम लोग साइकोसोमैटिक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है। okay. डिफरेंस ये है ऑर्गेनिक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में कि आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो मेल और फीमेल्स के सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, लिंग हैं, जो उनमें किसी तरह की कमी हो या उनसे रिलेटेड हार्मोन्स में किसी तरह की कमी हो, ओके, ठीक है। जैसे कि अगर जन्मजात लिंग के बनावट में कोई टेढ़ापन हो, छोटापन हो, या बने ही ना हो, ठीक है। कई बार कुछ ऐसी बर्थ डिफेक्ट होते हैं जिसमें जो जेनाइटल्स होते हैं वो बाहर आने की बजाय या पूरी तरह से विकसित होने की बजाय अर्ध विकसित हैं, ठीक है। या आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जन्मजात है, यानी कभी भी ऐसे फंक्शन आपके नॉर्मल नहीं सिद्ध हैं। अगर आपने कभी भी इन समस्याओं के लिए कोई अपने हार्मोनल टेस्ट कराए हैं और वो सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, ओके, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आपको पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी सेक्सुअल प्रॉब्लम, अभी शुरू हो गई है, मतलब रिसेंट समय से या कुछ समय से, पिछले कुछ एक सालों से है, उससे पहले ठीक था, तो आपको साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अदरवाइज अगर ये प्रॉब्लम डे 1 से आपको है, जब से आपको याददाश्त है, जब से आपको पता है छोटे से, या जन्मजात बर्थ डिफेक्ट है, या आपको हार्मोनल डेफिशिएंसीज हैं, टेस्टोस्टेरोन चेक कराया वो कम है, प्रोलैक्टिन चेक कराया वो बढ़ा हुआ है, तो आपको एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है, ठीक है। अब साइकियाट्री में कौन कौन से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आते हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा, ओके। जो टाइप्स हैं, सबसे पहला टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपो एक्टिव अराउजल सेक्सुअल डिसऑर्डर, यानी इसमें क्या होगा, बेसिकली इच्छा शक्ति में कमी आ जाएगी, है ना, यानी संबंध बनाने की इच्छा नहीं कर रही है, ठीक है, ये दिक्कत। दूसरा डिसऑर्डर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पुरुषों में होता है ये, और इसमें क्या होगा, लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, सबसे मेजर कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड इलनेस, जिसको बोलते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, पीएमई। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब आप और आपका पार्टनर संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले लिंग का तनाव खत्म हो जा रहा है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, बट ब्रॉडली हम लोग चलते हैं तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। डॉक्टर साहब, जैसे आज के ज़माने में यंगस्टर्स बहुत परेशान रहते हैं, किसी को धात की समस्या है तो उसको नाइटफॉल से जोड़ता है, किसी को नाइटफॉल की समस्या है तो उसको धात से जोड़ता है, और लोगों को जनरली कोई नॉलेज नहीं है और लोग डॉक्टर को भी नहीं अप्रोच करना चाहते हैं, बस यूट्यूब पे वीडियोस देख के जैसा भी अपना उपचार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? देखो भाई, पहली बात तो ये है कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट बीमारियां हैं, ओके, ठीक है। नाइटफॉल के बेसिकली जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि कंप्लेन होगी, सो रहे हैं, सोते समय कुछ गंदा बद्दा सपना देखा और उसके बाद जो है इजैकुलेशन हो गया, दैट इज नाइटफॉल। नाइटफॉल भी कोई मेजर कंसर्न ऑफ इशू नहीं है कि इसको लेके आप बहुत परेशान हो, ठीक है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है। फिर भी अगर आपके दिमाग में डाउट है, कुछ कंसर्निंग आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप इसके लिए एक साइकियाट्रिस्ट या मानसिक रोग विशेषज्ञ से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब मतलब ऐसे डॉक्टर साहब ये कितना नॉर्मल है, मतलब जैसे कि हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार? देखो भाई, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, ओके, ठीक है।
लेकिन वंस इन अ वाइल अगर हो रहा है, अब भाई अगर आपको डेली नाइट फॉल हो रहा है तो डेफिनेटली ये नॉर्मल नहीं है। और वंस इन अ वाइल कभी 10-5-15 दिन में एक आध बार हो जा रहा है तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, एक बात है। दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा था कि धात क्या है, धात के बारे में कॉमन कहानियां हैं। धात बेसिकली हम लोग बोलते हैं सीमेन को, ठीक है, जो वर्ड है सीमेन के लिए, या इवन फीमेल में भी जो वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज में कई बार फीमेल उसको कोट करती है धात की तरह कि धात आ रहा है। बट ज़्यादा कॉमनली ये मेल्स में, पुरुषों में होने वाली समस्या है। इसमें मरीजों को ऐसा लगता है कि पेशाब करते समय या जो है स्टूल पास करते समय है ना, उनको जो है सीमेन पास हो जा रहा है। और बट एक मैं इंटरेस्टिंग बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब ने ये कहानियाँ सुन रखी हैं कि 100 दिन अगर आप खाना खाएं तो एक ड्रॉप ऑफ ब्लड बनता है। ठीक, और 100 ड्रॉप ऑफ ब्लड से जो है एक ड्रॉप बोन मैरो का या मेरू रज्जु का बनता है। 100 ड्रॉप बोन मैरो का बनता है, वो एक ड्रॉप या एक ml सीमेन को बनाता है या मीली को बनाता है या धात को बनाता है। ठीक है, और इन धात सिंड्रोम के मरीजों में है ना, होता क्या है कि क्या ये मिथ है, मतलब क्या ये सच है? वही मैं समझा था कि धात क्या है। धात के बारे में कॉमन कहानियां हैं। धात बेसिकली हम लोग बोलते हैं सीमेन को, ठीक है, जो वर्ड है सीमेन के लिए, या इवन फीमेल में भी जो वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज में कई बार फीमेल उसको कोट करती है धात की तरह कि धात आ रहा है। बट ज़्यादा कॉमनली ये मेल्स में, पुरुषों में होने वाली समस्या है। इसमें मरीजों को ऐसा लगता है कि पेशाब करते समय या जो है स्टूल पास करते समय है ना, उनको जो है सीमेन पास हो जा रहा है। इतना इंपॉर्टेंट है सीमेन, और वो सीमेन ऐसे ही लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मरीजों को लगता है कि हमारे शरीर से हमारी बोन्स गल के निकल जा रही हैं, है ना, या प्रोटीन निकल जा रहा है शरीर से, या कुछ लोग उसको बोलते हैं यूरिया निकल जा रहा है शरीर से, है ना। इस तरह के अलग अलग तरीके के नाम लोगों ने दे रखे हैं। धात ज़्यादा कॉमनली यूज होता है ना, और उनको ऐसा लग रहा है कि बस इसके होने की वजह से हमारा शरीर गला जा रहा है, हमारी हड्डियाँ गली जा रही हैं। ये सोच के आगे चल के उनको बेसिकली डिप्रेशन और साथ भी जो है डेवलप हो जाता है। ओके, बेसिकली ये कोई बहुत ऐसा बड़ा इशू नहीं है। इसके लिए बेसिकली आपको काउंसलिंग और कुछ एक मेडिकेशंस की हो सकता है ज़रूरत पड़े, तो अगर किसी को भी ऐसा है तो कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, वो आपके सारे डाउट दूर कर देंगे और ये पूरी तरह से क्यूरेबल है। डॉक्टर साहब, आपने सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के साथ एक और टीनेजर्स के ग्रुप में एक मेंशन किया था एक चीज़ कि सब्सटेंस यूज़, जो आजकल बहुत ज़्यादा टीनेजर्स नशा कर रहे हैं और एडिक्टिव हैं कई सारी चीज़ों के प्रति, उसके प्रति आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? देखिए, टीनेज जो है ना, चाइल्डहुड और स्पेशली टीनेज ग्रुप जो है, बाय नेचर ये एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं वो बहुत क्यूरियस नेचर के होते हैं। ठीक है, वो टीवी में देख रहे हैं, मूवी में, सीरियल्स में देख रहे हैं, या लोगों को देख रहे हैं स्मोक करते हुए, ठीक है, बड़ा कूल लग रहा है। ड्रिंक कर रहे हैं, पार्टी करेंगे, अल्कोहल पिएंगे, या स्मैक लेते हुए देख रहे हैं कि है बड़ा हाई फील। खासकर जैसे बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। अब देखिए, गलत संगत है, या कई बार हम इन चीज़ों को आइडियलाइज करते हैं, क्योंकि ऐसे उम्र में बच्चे ना क्यूरियस होते हैं, वो जानना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हर चीज़ को देखना चाहते हैं कि यार ये क्या है, इससे क्या फील होता है, देख के तो बड़ा कूल लग रहा है ना। ये इस कारण से ज़्यादातर बच्चे सब्सटेंस की तरफ जो है इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, कि जरा ट्राई करके देखते हैं। तो जो कॉमन सब्सटेंसेस हैं हमारे एडोलेसेंट एज ग्रुप में, जिनमें है अल्कोहल का यूज़ है, कैनाबिस का यूज़ है, वीड जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, भांग खाना या स्मोक करना, या फिर बच्चे अक्सर आप इन चीज़ों को, अगर और छोटे बच्चे हैं तो उनके पास पैसे नहीं, इन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो नेल पेंट रिमूवर होता है या थिनर होता है, पेंट रिमूवर होता है, उसको रुमाल में डाल के स्मेल करते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंस जो है, जैसे कि पेट्रोल है, इजीली अवेलेबल है हर घर में टंकी में, उसको स्मेल करना। ठीक है, तो इस तरह के आजकल वो वेप आ गया है। हाँ, वेप आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे एडोलेसेंट एज ग्रुप में बहुत कॉमनली है, जो सब्सटेंस यूज़। और सब्सटेंस यूज़ की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे फिर वो स्क्रीन टाइम के बारे में बोलूँगा कि यहाँ पे एडोलेसेंट एज ग्रुप में स्क्रीन टाइम का एडिक्शन भी जो है बहुत है, स्क्रीन का भी एडिक्शन बहुत है। तो स्क्रीन टाइम एडिक्शन भी सब्सटेंस में आ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, सब्सटेंस में नहीं आता है, एक अलग एक एंटिटी है जिसको हम एडिक्टिव डिसऑर्डर की तरह से ही ट्रीट करते हैं।
तो ये भी आजकल एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ओके। तो ये जितने भी प्रकार के ये जो नशे वाले जो पदार्थ हैं ऐसे बच्चे लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में क्या इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ब्रेन पे, माइंड पे, कैसे साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है ये? देखिए जो टीनेजर ब्रेन होता है ना, हाँ, तो डेवलपिंग ब्रेन होता है, ग्रोइंग ब्रेन होता है, ठीक है। जो भी नशे हैं वो सभी को नुकसान करते हैं, चाहे वो अडल्ट हो चाहे वो जीरियाट्रिक एज ग्रुप का हो। लेकिन बच्चों में चूंकि वो ग्रोइंग एज है, उनकी दिमाग अभी ग्रो कर रहा है, ब्रेन ग्रो कर रहा है, उनकी समझ ग्रो कर रही है, उस एज में अगर हम नशा लेना शुरू करते हैं, है ना, तो उसका इफेक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि कुछ जैसे लिमिट होती होगी, 2 साल 5 साल 10 साल बच्चे ले रहे हैं। ऐसा कोई लिमिट नहीं है ना, लेकिन ऐसा देखा गया है कि एज कंपेयर टू एडल्ट्स, अगर टीनेज में आप सब्सटेंस यूज करना शुरू करते हैं तो उसके इफेक्ट बहुत ज्यादा खराब है। ग्रास्पिंग पावर पे पड़ता है, आपके मेमोरी में, आपके कैरियर बनाने का टाइम है जिस समय आप नशे में इन्वॉल्व हो गए। ऐसे लोगों में प्रोग्नोसिस यानी ठीक होने की संभावना भी बहुत पुअर होती है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ले रहे हैं। ओके, ठीक है, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है अगर सब्सटेंस यूज बच्चों में हो रहा है। अगले एपिसोड में देखिए। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी कोपिंग कैपेसिटी, यानी हमारी सहने की क्षमता, मानसिक क्षमता को डेवलप करने की। स्पेशली कोविड के बाद से बाहर निकलना बच्चों का बंद हो गया है, घर में रहते हैं, टीवी मोबाइल से जुड़े रहते हैं, इंटरनेट काफ़ी सस्ता हो गया है, बहुत तेज बेचैनी हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, पसीना हो रहा है, ऐसा फीलिंग हो रही है कि कुछ हो जाएगा, इतनी घबराहट होने लगती है कि लगता है कि अब हमें कुछ हो जाएगा, हम मर जाएंगे और हार्ट अटैक आ जाएगा। स्पेशली कोविड के बाद से जो मैंने देखा है कि बूम आया है कुछ एक तरीके से, जिसकी मैं सबसे बड़ा एंजाइटी डिसऑर्डर्स, OCD, डिप्रेशन, जो नींद की लेट के 3 बार मैंने रोल नहीं किया तो मेरे घर में मेरी मामा तो जितना देखते हैं उतना तो बढ़ता जाता है। तो बड़ा फनी या बड़ा जो है मजेदार लगेगा सुन के, लेकिन एक्चुअली में जिसके साथ हो रहा है उसके लिए बहुत पेनफुल होता है।